हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली बार हम रुके थे माइटोसिस प्रोसेस तक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो भाई ये आखिर मियोसिस है क्या चीज़, हम इस बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का ये सेकंड लेक्चर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट थर्ड में से, चैप्टर 10 से बिलोंग करता है। तो देखिए ये जो मियोसिस, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो मियोसिस ये प्रोसेस होती है, आखिर इस मियोसिस प्रोसेस का ये नाम है क्यों, तो इस बारे में भी देखेंगे। मियोसिस ये जो वर्ड है, मियोसिस ये वर्ड आया है ग्रीक भाषा से। तो इसका मतलब होता है लेसनिंग। लेसनिंग यानी कि कुछ तो है भाई जो कम करना है। अगर आपके पास 2 लड्डू हैं तो उसमें से एक ही लड्डू खा लीजिए, ये हो गया मियोसिस करना। या तो एक लड्डू से आधा कर दीजिए, इसका मतलब हुआ मियोसिस। तो ये वर्ड्स का खेल है, पहले कभी इस्तेमाल किया जाता था, आजकल ये बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो देखिए जैसे कि वर्ड का कहना है कि ये किसी चीज़ को कम करने के बारे में कह रहा है। तो मियोसिस में, अब ये मियोसिस प्रोसेस में एक्चुअली होते हैं 2 राउंड। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि एक बार जैसे माइटोसिस खत्म हो गया था वैसे मियोसिस भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मियोसिस में 2 राउंड चलते हैं। ठीक है, 2 राउंड चलेंगे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तो हम फर्स्ट राउंड को बोल देंगे फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड राउंड को बोल देंगे सेकेंड मियोसिस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो राउंड चलते हैं इनमें होता क्या है, तो इनमें प्राइमरीली होता है क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है सेपरेशन। ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है। तो होप सो कि आप इतना समझ गए होंगे। तो अब ये पूरी प्रोसेस होती कैसी है ये देख लीजिए। तो ये रहा मियोसिस फर्स्ट और ये रहा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि कोई पेरेंट सेल में 2n नंबर है क्रोमोसोम्स का, यानी कि वो डिप्लॉइड है। देख सकते हैं आप, डिप्लॉइड है। ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इतना ध्यान रखिए बस आप। ठीक है, ये रही सिस्टर क्रोमेटिड और ये रही उसकी दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड। ये रही सिस्टर क्रोमेटिड और ये रही उसकी दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ऐसे 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर आप पेयर बनाने की कोशिश करें तो मैं आप चलिए नाम दे देता हूँ। ये एक पेयर, ये रही दूसरी पेयर, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं स्मॉल ए। चलिए इसे नाम देते हैं कैपिटल बी, इसे नाम देते हैं स्मॉल बी। तो ये ए और बी की जो पेयर बनेगी ये बनेगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की पेयर। वैसे ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की पेयर भी बनेगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की पेयर। सिमिलरली ये ए और स्मॉल बी की भी बनेगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की पेयर, स्मॉल ए कैपिटल बी की भी बनेगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की पेयर। लेकिन बात रही ए की या फिर बी की, यहाँ बनती है होमोलॉगस तो है ही, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स की पेयर भी बनेगी। तो होप्स हो कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद होमोलॉग का सेपरेशन होता है। ये होमोलॉगस पेयर की बात की थी ना, तो ये होमोलॉग का सेपरेशन होता है। ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम जब तक एक दूसरे क्रोमेटिड्स जब तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तब तक उन्हें एक ही क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा। जब तक वो सेपरेट नहीं होते तब तक वो एक ही क्रोमोसोम बने हुए। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तब जाके ये बनेंगे अलग अलग क्रोमोसोम्स। ठीक है, होप सो आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होगी, इसके बाद जो प्रोसेस होगी, जब होमोलॉग सेपरेट हो जाएंगे तब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो सिंपल ऐसी प्रोसेस होगी कि लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बस माइटोसिस ही चल रहा है। उसी को नाम दे दिया गया है मियोसिस 2। इस वक्त जो सेल्स, जो डॉट ये जो सेल्स बने, ये पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स बने, इन डॉटर सेल्स में अभी क्रोमोसोम का नंबर 1 है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2 था। लेकिन इसके बाद जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड एक ही है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर एक ही है। तो इन बारे में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2n होता है, यहाँ पे n हो जाता है। यहाँ पे बस हाफ हो गया है। बस हाफ कब होगा, मियोसिस 1 में बस हाफ होगा, उसके बाद हाफ नहीं होगा। तो इसी को कहा जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और इसे कहा जाएगा इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हाफ हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो गया, यहाँ पे कुछ हाफ हो नहीं रहा, जैसा का वैसा ही है, इसलिए ये इक्वेशनल। चलिए आप समझ गए होंगे इतना। देखिए जैसे कि मैंने कहा था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 चलेगी। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 जैसे कि माइटोसिस में थे वैसे ही यहाँ पे भी चलेंगे। और मियोसिस 2 में बस नाम बदल दिया गया है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो इसके बाद क्या होता है देखिए, तो इसके बाद जैसे कि बात की थी प्रोफेज 1 चलेगा। अब प्रोफेज 1 में
अलग अलग 5 स्टेप्स चलती है। कितने स्टेप्स? अलग अलग 5 स्टेप्स चलती है। पहली स्टेप है लेप्टोटीन, उसके बाद है जाइगोटीन, उसके बाद है पैचेटीन, उसके बाद है डिप्लोटीन और आखिरी में चलेगी डाइकाइनेसिस। नाम आप लोग याद रखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड आखिरी में डाइकाइनेसिस। इतना नाम आप याद रखिए। अब ये होती क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और उसके बाद चलेगी प्रोफेज 2। इसके बाद जो कुछ चलेगा वो मियोसिस 2 में चलेगा और इसके पहले जो कुछ चल रहा है वो मियोसिस 1 में चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप्स देखिए। देखिए लेप्टोटीन, अब ये लेप्टोटीन है भाई क्या चीज़? लेप्टोटीन जैसे कि वर्ड का मीनिंग कहता है कि फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम अभी पूरा कंडेंस नहीं है, ये अभी डीएनए है, टोटली डीएनए है, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा खुला हुआ है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक दिख रहा है, काफ़ी फाइन थ्रेड्स है, इसी को कहा गया है लेप्टोटीन। उसके बाद जो स्टेप आएगी वो बनती है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन का मीनिंग है टू जॉइन। अब जॉइन हो क्या रहा है? तो जो कोई भी होमोलॉगस क्रोमोजोम्स थे, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स थे, ठीक है, उनमें से जो कुछ भी क्रोमैटिड्स थे, देखिए ये रहे होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, अब इनकी अपनी अपनी कॉपी है। तो ये जो कॉपी, ये जो मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, देखिए ये जो पेयर बन रही है ना, ये पेयर जो बन रही है ये बात कर रहा है जाइगोटीन के बारे में। तो ये जो जॉइन हो रहा है ना, ये वो पेयर के बारे में बात कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्कुल कंडेंस हो रखी है, बिल्कुल धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो चुका है। अब उतनी फाइन नहीं रही जितनी पहली थी। उसके बाद आएगी पैचेटिन नाम की स्टेज। अब इस पैचेटिन नाम की स्टेज में, जैसे कि वर्ड का मीनिंग कहता है कि थिक लार्ज मैसिव कंडेंस्ड फॉर्म दिखना, ज़रा डिस्टिंक्टली दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दिख भी रहा है, देख सकते हैं। अगर आप जूम करके देखें वीडियो को, तो पिक्चर्स को अगर आप जूम करके देखिए, स्नैपशॉट निकालिए, जूम कीजिए, देखिए, तो आपको दिखेगा कि क्रोमोजोम्स अपना मेन रूप, अपना मेन फॉर्म लेना शुरू कर चुके हैं। तो इसमें वही होता है। अब उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो रही डाइकाइनेसिस। ठीक है, सॉरी डिप्लोटीन। अब ये डिप्लोटीन जो स्टेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफ़ी लंबी चलती है, इस बारे में आप ध्यान रखिए। इसमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उसे कहा जाता है काइज़मेटा। ये काइज़मेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि ग्रीक में ऐसा एक लेटर लिखा जाता है जिसको काय कहते हैं। तो काय जैसा दिखने वाला, यानी कि एक्स जैसे दिखने वाला, इसको एक्चुअली के जैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो लेटर बनता है उसका शेप एक्स जैसा है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बन रहा है, देख सकते हैं आप। उसी की वजह से इसे काइज़मेटा कहा जाता है, और कोई रीज़न है नहीं। और आखिरी में होगा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो भी काइज़मेटा बना था, डिप्लोटिन में जो भी स्ट्रक्चर्स बने थे, वो टूटना शुरू हो जाएंगे और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है डाइकाइनेसिस, दैट इज टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, होप सो आप इतना समझ गए होंगे। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं हर एक स्टेप को। देखिए प्रोफेज 1 में जो पहली स्टेप है वो चल रही है लेप्टोटीन। अब आप देख सकते हैं लेप्टोटीन में हर एक क्रोमोजोम्स, अब ये क्रोमोजोम आप ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, ये क्रोमोजोम ऐसे बना रखे हैं कि भाई, ये क्रोमोजोम्स ऐसे बना रखे हैं कि आप समझ सकते हैं, ये एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है। ये अभी लगा हुआ है एक दूसरे के साथ और यहाँ पे भी लगा हुआ है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक क्रोमोजोम है और ये एक क्रोमोजोम है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो ये एक क्रोमोजोम हुआ और ये एक क्रोमोजोम हुआ, तो हम इसे नाम देते हैं, यहाँ पे नंबर है 2n। चलिए उसके बाद क्या हो रहा है वो देखिए। लेप्टोटीन में तो काफ़ी फाइन थ्रेड्स दिख रहे थे, ये फाइन थ्रेड्स ऐसे दिखेंगे, आप समझ लीजिए। उसके बाद जाइगोटीन होना शुरू हो जाएगा। जाइगोटीन यानी कि टू जॉइन। अभी जॉइन क्या होगा? तो ये जो दो क्रोमोजोम्स हैं, जो ये जो दो क्रोमोजोम्स थे, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, ओके, ये एक होमोलॉगस क्रोमो है और ये एक होमोलॉगस क्रोमोजोम है, तो ये देखिए ये जॉइन होना शुरू होगा। तो ये जब जॉइन होना शुरू हो जाएंगे तब इसमें एक, जो मैंने कहा था, एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। इसे नाम दिया जाएगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो वर्ड है ना, ये कहा जाता है, इसको साइनेप्स कहा जाएगा। ठीक है, साइनेप्स का मीनिंग होता है टू क्लैप। ठीक है, जैसे आप क्लैप कर सकते हैं वैसे क्लैप, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये दूसरे एक दूसरे के जो साथ हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए साइनेप्स इसे नाम दिया गया है। और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें बहुत से प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड तो है ही क्योंकि ये डीएनए से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके बाद साइनेप्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दो, ऐसा लगेगा कि भाई जिप लगा के रखी हुई है, बिल्कुल जिप बना के रखी होती है। ठीक है, तो ये जो जिप जब कंप्लीट हो जाएगा, सैनिटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना कंप्लीट हो जाएगा,
द पैचिटीन, ये जो स्टेज है, इस पैचिटीन स्टेज में जैसे कहा था ना थिक जैसा कुछ बना होता है, तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसा लगेगा भाई कोई थिक सा थ्रेड बना हुआ है, तो यही वो थिक सा थ्रेड है। अब देख सकते हैं ये जब पूरा बनना शुरू बन जाएगा सिनेप्टर्मल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बन रहा है जहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को ओवरलैप कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे नोड्यूल्स। कौन से नोड्यूल्स? तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके, आप इतना वर्ड ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनना शुरू है, ऐसा लगेगा भाई गांठ बन रही है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रोसेस हो रही है। तो साइनेप्स का मेन काम, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का या काइज़मेटा जो बनता है उसका मेन काम है रिकॉम्बिनेशन करवाना, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन करवाना। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है भाई, दो चीज़ लीजिए और उसको रिकम्बाइन कर दिए, मिक्स कर दीजिए, बस ये उसका मतलब फैंसी वर्ड है और कोई इसका मीनिंग है नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, पैचिटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब उसके बाद एक टाइम आता है जब सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स खुलना शुरू हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन तो भाई हो चुका है, अब क्या काम, अब फायदा क्या है इस साइनेप्स का? तो साइनेप्स इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया जाता है और अब आपको जाके दिखेगा एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसको आप काइज़मेटा बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, डिप्लोटीन वो स्टेज है जहाँ पे काइज़मेटा विजिबल होता है, ठीक है, उससे पहले काइज़मा विजिबल नहीं रहेगा। ये चीज़ बड़ी अच्छे से ध्यान में रखिए, डिप्लोटीन में काइज़मा बनता है। चलिए आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, देखिए अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता भाई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है क्या। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कोई बहुत भयंकर या कोई बहुत ना समझने वाली चीज़ है नहीं। देखिए यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं ना ये सारा डीएनए का मटेरियल है, ठीक है, उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, ये जो पर्पल कलर में दिख रहे हैं ना ये सारे प्रोटीन्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप इसे जूम करके देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये रहा, बहुत से प्रोटीन्स है इस डीएनए के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे भी बहुत सारे डीएनए हैं उसके साथ ये रहा उसका प्रोटीन एसोसिएटेड, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि भाई डीएनए का ऐसा थ्रेड है, उसके साथ यहाँ पे कोई प्रोटीन रहेगा, यहाँ पे कोई प्रोटीन रहेगा, यहाँ पे कोई प्रोटीन रहेगा। तो इसे उन्होंने डिस्टिंक्टली मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए भाई इस टोटल को ऐसे प्रोटीन एक साथ बना दिया है, ठीक है, उतना आप समझ सकते हैं। तो ये जो बीच में जो बन रखा है ये भी एक प्रोटीन है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये भाई डीएनए है, ये एक डीएनए, उसके साथ ये एक प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, एसोसिएटेड है। तो ये प्रोटीन इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये प्रोटीन इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, कैसे ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो बना हुआ है बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे सेंट्रल एलिमेंट कहा गया है, टोटल यहाँ से लेके इस प्रोटीन से लेके इस प्रोटीन तक टोटल जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उन्हें कहा जाएगा सेंट्रल एलिमेंट। ये सारे प्रोटीन्स है, ठीक है। और सेंट्रल एलिमेंट के बाहर जो कुछ लगा हुआ है, सेंट्रल एलिमेंट के बाहर जो कुछ लगा हुआ है ये कहा गया है लैटरल एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये जो प्रोटीन्स की बात की थी, ये जो प्रोटीन्स की बात की थी ये सारा था लैटरल एलिमेंट्स। उसके बाहर जो कुछ भी रहा है ये ये वाला इस साइड का डीएनए और यहाँ पे इस साइड का डीएनए। ओके, समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। तो ये सब रहा सेंट्रल एलिमेंट। उसके बाद ये जो पर्पल कलर में बना रखा है ये लैटरल एलिमेंट और ये इस साइड का लैटरल एलिमेंट। तो ये टोटल मिलके बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट भी किया होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, टू ऑफ ईच सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड का कोई है, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड का कोई है। देखिए अब आखिरी स्टेज में क्या होता है डाइकाइनेसिस में, डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर एनवेलप फ्रैगमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई अब करना क्या है, अब एक्चुअली सेल को डिवाइड करवाना है। तो जब सेल को डिवाइड करवाना होता है तो न्यूक्लियस का तो कुछ काम है नहीं, न्यूक्लियस तो अगर न्यूक्लियस बना रहेगा तो ये हैम्पर कर देगा पूरी प्रोसेस को, हाल्ट कर देगा पूरी प्रोसेस को, स्टॉप कर देगा, तो वैसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए होता गया, तो यहाँ पे बायवैलेंट जो है बायवैलेंट बनता है, देखिए ठीक है, ये एक बायवैलेंट है, ये एक बायवैलेंट है और ये टोटल बायवैलेंट है, ठीक है, ये टोटल बायवैलेंट है। और इस टोटल स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राड। तो टेट्राड कहाँ पे बनता है, डाइकाइनेसिस में बनता है टेट्राड। उससे पहले भी टेट्राड बन ही जाता है, करीब करीब डिप्लोटी में भी थोड़ा बहुत टेट्राड बन ही जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो ही जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद होती है मियोसिस। मियोसिस कौन सी, मियोसिस 2। मियोसिस 1 हो गई खत्म, अब मियोसिस 2। अब आप सोच रहे होंगे भाई मियोसिस 2 में क्या होता है, तो मियोसिस 2 सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस जैसी।
जैसे माइटोसिस में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, खुलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्रोमोसोम कंडेंस हो रखे हैं, इनको और कंडेंस करने का काम है नहीं, तो यहाँ पे कंडेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा सेंट्रोजोम आएगा, ठीक है, सेंट्रोजोम आएगा, सेंट्रियोल्स आएंगे, सेंट्रोजोमस आएंगे, वो एक दूसरे माइक्रोट्यूबल्स बनाएंगे, कनेक्ट होंगे, यहाँ पे सारे माइक्रोट्यूबल्स आएंगे, कनेक्ट होंगे, वो एक दूसरे को खींचेंगे, और आखिरी में साइटोकाइनेसिस होके सेल अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। तो एक देख सकते हैं, तो आप एक सेल से मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनेंगे, फिर मियोसिस 2 आएगी तो उससे और 2 सेल्स बनेंगी, यानी कि टोटल एक से बन रहे हैं 4। एक फॉर्मूला आप सिंपल याद रख सकते हैं, 2n, कितने मियोसिस हुए वो रहेगी n की वैल्यू। ओके, आखिरी में देखिए मियोसिस का कुछ क्या कह सकते हैं हम, बोनस पार्ट रखा हुआ है। तो बैक्टीरिया में काफ़ी सिंपल है, बैक्टीरिया में अगर सेल डिवीजन होना हो तो सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है, इसमें मियोसिस का कोई झंझट है नहीं, क्योंकि मियोसिस का मीनिंग ही है कि कुछ चीज़ को आप हाफ में रिड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ हाफ में रिड्यूस हो नहीं रहा, तो ये माइटोसिस जैसी प्रोसेस चल रही है, नहीं सिंपल सेल डिवीजन है। ओके, फंगस में कुछ और चलता है, फंगस में होता ऐसा है कि फंगस में एक जनरेशन आती है, जिस जनरेशन के बाद हैप्लॉइड जनरेशन चलती है, ऐसे 2 हैप्लॉइड जनरेशन आएंगी, कंबाइन होगी, एक डिप्लॉइड जनरेशन बनेगी, और डिप्लॉइड जनरेशन का फिर जाके होगा मियोसिस। ये होता है फंगस में। मोसेस जो होती है, फंगस जैसी कुछ ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उसमें कुछ जनरेशन हैप्लॉइड होती है तो कुछ जनरेशन डिप्लॉइड होती है, ठीक है। डिप्लॉइड जनरेशन के बाद होगा मियोसिस। तो ये जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है, ये इस डिप्लॉइड जनरेशन को स्पोरेडिक जनरेशन कहा जाता है या स्पोरिक फेज कहा जाता है, और ये होता है गैमेट, ठीक है। ये देखिए गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ये गैमेट है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है। देखिए फिर हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि वर्टिब्रेट्स, प्राइमरीली वर्टिब्रेट्स, इनमें मेजर फेज जो चलती है, जो प्लू पार्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा डिप्लॉइड है, और हैप्लॉइड पार्ट बस इतना से चलता है। अब डिप्लॉइड जब होती है उसके बाद होता है गैमेट्स का मियोसिस, मतलब मियोसिस होने के बाद गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये रहे गैमेट्स, एक सेल से बने 4। तो चलिए समझ गए होंगे। तो मियोसिस में देखिए, अब मियोसिस में ह्यूमंस का अगर एग्जांपल लिया जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis से 2 प्रोसेसेस चलती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में शुरुआत में तो होता है माइटोसिस, जिससे बहुत सी सेल्स बना दी जाती है, कॉपी करके बना के रख दी जाएंगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये बनता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसके बाद जो कुछ चलेगी, ये देखिए आप देख सकते हैं मियोसिस चलेगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होगा, उसके बाद बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद होगा मियोसिस 2, उसके बाद जो सेल्स बनेंगी, ये अभी इन्होंने स्पर्म्स का रूप नहीं लिया है, इन्होंने स्पर्म्स का फॉर्म नहीं लिया, इन्हें अब तक कहा जाएगा स्पर्मेटिड्स, ये जनरेट करने वाली है स्पर्म्स को। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि स्पर्म्स अब एक्चुअल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद जो होगा, ये हुआ स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो ये पूरी प्रोसेस है मियोसिस की। मियोसिस फर्स्ट कहाँ हो रहा है और मियोसिस सेकंड कहाँ हो रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। अब oogenesis की जब बात करते हैं तो यहाँ पे होता है माइटोसिस, शुरुआत में जैसे यहाँ पे माइटोसिस हुआ था, यहाँ पे माइटोसिस होगा, यहाँ पे भी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन होना भी शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में तो प्राइमरी oocyte बन रखी है, ठीक है। इसके बाद मियोसिस होगा, अब देख सकते हैं आप सेकेंडरी oocyte बन चुकी है। सेकेंडरी oocyte, ये रही सेकेंडरी oocyte, मेन काम की चीज़ ये है अपनी ये वाली, और बाद में उसके साइड में छोटी सी सेल बन जाती है, उसके कहा जाता है पोलर बॉडी। इसका कुछ काम होता नहीं है, ऐसे पड़े पड़े सड़ के मर जाती है। और फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है मियोसिस 2। ध्यान रखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा मियोसिस 2, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद होगा मियोसिस 2, इतना आप ध्यान रखिए। ओके, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर मियोसिस 2 हो रहा है तो किसका मियोसिस होगा, तो पोलर बॉडी का भी मियोसिस होता है और सेकेंडरी oocyte का भी मियोसिस होता है, इतना आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये देखिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन और जाइगोटिक जनरेशन क्या बनाई जाती है। तो ये रहे गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, बन गया जाइगोट, ये रहे गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, बन गया जाइगोट, ये रही गैमेट्स फ्यूज़ हो रहा है, बन गया जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉइड है, सारे जाइगोट्स ये डिप्लॉइड है। उसके बाद इन जाइगोट्स का मियोसिस होता है, देखिए
कुछ ऐसी जनरेशन्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सीधा मियोसिस होना शुरू हो जाएगा। जाइगोट बन गया, चलो भाई मियोसिस कर देते हैं। मियोसिस हो गया, अब इस मियोसिस में कितना, यहाँ पे 2n बचा था, अब यहाँ पे बस n ही बचा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हैप्लॉइड जनरेशन, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका, ये हैप्लॉइड जनरेशन बन गई, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब ये हैप्लॉइड जनरेशन बन गई तो इसका फिर से माइटोसिस हो जाएगा, यहाँ पे माइटोसिस चलेगा। अब इस माइटोसिस के बाद ये फिर से बन गए गैमेट्स, अब ये फ्यूज होंगे, फिर मियोसिस होगी, ये चलता रहेगा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जो काम करती है, जैसे हम भी है, ठीक है। डिप्लॉइड जनरेशन, इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड है, देखिए डिप्लॉइड कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। ये होगा फिर मियोसिस, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, और फिर इसके बाद बनेंगे स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जो है इन्हें टेट्राइड्स कहा जाता है, इन्हें कई बार टेट्राइड्स कहा जाता है, स्पोर्स हाफ फॉर्म में। फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन है इसकी, देखिए गैमेटोफिटिक जनरेशन होने के बाद फिर यहाँ पे माइटोसिस होगा, ये कुछ अलग बना रहा है, ये कुछ अलग बना रहा है ना। और ह्यूमंस में तो आपको किस पता है मियोसिस कहाँ पे होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए कि मियोसिस होता कहाँ पे, कैसे होता है। होप सो आप इतना समझ गए होंगे। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये वेरिएशन लाता है, ये वेरिएशन लाता है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में बड़ा काम आएगा, आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर जेनेटिक्स से कंबाइन करके पूछा जाए तो आप एक चीज़ में ध्यान में रख सकते हैं कि भाई क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन या अलील्स का सेग्रीगेशन, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अलील्स का सेग्रीगेशन होता कहाँ पे। अलील्स का सेग्रीगेशन होता है एनाफेज में, क्योंकि भाई इस पे कोई जीन है, इस पे कोई जीन है। अब ये जीन अलग अलग कब होंगे, एनाफेज में होंगे ना। तो जीन्स का सेग्रीगेशन जो मेंडल ने कहा था वो एनाफेज में होता है, एनाफेज 1 में। ओके, आप इतना ध्यान में रखिए। तो होप सो आप इतना समझ गए होंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्लेरिफाई करना हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, या वीडियो में कोई ख़राबी हो, तो आप बेशक कमेंट कीजिए, उसके साथ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार।